हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर का, उसको आगे लेकर चलेंगे। हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर हम उसको बोलें हमारा जो कार्डिनल यूटिलिटी था, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी के बारे में पढ़े थे, उनका रिलेशनशिप समझे थे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो उसी टॉपिक से बिलोंग करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DMU के नाम से जानते हैं। DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें मैं आज के क्लास में जो कुछ पढ़ाने वाला हूं, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आज का वीडियो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क तक का इनफैक्ट पहले आया हुआ है। जब तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था ना, एनईपी से पहले, तब आया हुआ है। अभी एनईपी में तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, एनईपी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो यहां पर भी ये सेम क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। आ जाओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या बोलता है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि जब भी तुम किसी कॉमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल, जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, वो कम होता जाएगा। जैसे हम लास्ट क्लास में एग्जांपल लेते आइसक्रीम का। मैं पहला आइसक्रीम खाया, मुझे ज्यादा मजा आया। दूसरा खाया, थोड़ा कम मजा आया। तीसरा खाया और कम मजा आया। चौथा खाया तो और भी कम मजा आया। उसी तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये क्लियरली लिखा गया है कि जब भी तुम किसी कॉमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाओगे, एक के बाद एक के बाद एक, तो उस कॉमोडिटी का जो यूटिलिटी है, जो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहले ज्यादा होगा, नेक्स्ट यूनिट में और कम होगा, उसके बाद और कम होगा और कम होगा। कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर तुम्हारा सेटिस्फेक्शन पूरा जीरो हो जाएगा। और अगर उसके बियॉन्ड भी तुम कंज्यूम कर लेते हो तो सेटिस्फेक्शन तो छोड़ो, तुम्हें डिसयूटिलिटी मतलब सजा, मजा की जगह सजा भुगतना पड़ेगा, जो कि हम पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल में भी देखे थे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. जैसे जैसे हम ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, हर एक यूनिट के साथ हमारा जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब इसके हम कुछ एजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। ऐसा कब होगा? क्या ये हमेशा होता है? क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि मैं जब भी आइसक्रीम खाने जाऊंगा, हर बार मैं जैसे जैसे आइसक्रीम खाता जाऊंगा, मेरा यूटिलिटी वैसे वैसे कम होता जाएगा? क्या हमेशा ऐसा होगा, या कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? हमें कुछ एजम्पशंस लेना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमें कुछ एजम्पशंस लेना पड़ेगा। जब जब ये एजम्पशन सेटिस्फाई होगा, तब तब हमारा यूटिलिटी कम होगा। बात समझ में आया? तो क्या है ये एजम्पशंस? आज हम बहुत सारे एजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। कितना तो एजम्पशन है, दिखाऊं तुम्हें? ये 10 अजम्पशंस हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं, और यहां पर जाकर हमारा क्लास आज का कंप्लीट होगा। आओ पढ़ते हैं एक एक करके 10 अजम्पशंस। बहुत इंटरेस्टिंग है। जो अजम्पशंस ही तुम्हें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पूरा क्लियरली तुम्हारे दिमाग में सेट कर देगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा अजम्पशन, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। हम मानकर चलते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हम आइसक्रीम खाकर बता सकते हैं कि पहला आइसक्रीम खाकर मुझे 100 यूटिल्स मिला। दूसरा आइसक्रीम कंज्यूम करके हम बता सकते हैं कि दूसरा आइसक्रीम कंज्यूम करके हमें 90 यूटिल्स मिला। ऐसा हम अजम्पशन ले रहे हैं। तुम कर सकते हो ऐसा? क्या इस दुनिया में कोई भी इंसान है जो एग्जैक्टली ऐसा बता सकता है कि वो आइसक्रीम खाकर कितना मजा आया? हाँ, ये बोल सकता है कि बहुत मजा आया, मजा नहीं आया, उतना अच्छा नहीं था, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं था, इसका टेस्ट अच्छा नहीं था। क्या वो एग्जैक्टली न्यूमेरिक टर्म्स में बता सकता है कि कितना मजा आया?
ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में कोई भी इस काम को उतने आसानी से नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस काम को उतने आसानी से कर पाएंगे, बाकी आम आदमी तो इसको कर ही नहीं पाएगा। तो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी क्या बोलता है? इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड अ कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सैटिस्फैक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में बता सकता है कि उसे कितना मजा आया, लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 रुपए का आइसक्रीम, जैसे मैं एग्जांपल देता, 10 रुपए का आइसक्रीम था, मुझे यूटिलिटी मिला 100, तो मैं तुम्हें बताया कि मैं जितना पे कर रहा हूं उसके मुकाबले मुझे 10 टाइम्स का यूटिलिटी मिला। अगर पिछला क्लास किए हो तो तुम रिलेट कर पाओगे। पिछला क्लास में मैं ये एग्जांपल लिया था और इसी चीज को समझाया था। हम यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अगर मैं 1 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं तो इसके बदले में मुझे कितना यूटिलिटी चाहिए? मुझे एटलीस्ट 1 यूटिल चाहिए। इसका मतलब है कि 1 रुपए के का वैल्यू मेरे लिए 1 यूटिल है। अगर मैं किसी को 1 रुपए दे रहा हूं तो एटलीस्ट मुझे रिटर्न में 1 यूटिल्स मिलना चाहिए। अगर 1 यूटिल से कम मिलेगा तो मुझे नुकसान हो गया। मैं 1 रुपए पे किया, उसके बदले में मुझे 1 यूटिल नहीं मिला। अगर मेरे लिए 1 रुपए का वैल्यू 5 यूटिल है और मैं किसी को 10 रुपए दे रहा हूं, तो बताओ मुझे रिटर्न में कितना मिलना चाहिए? सर, रिटर्न में एटलीस्ट आपको 50 यूटिल्स मिलना चाहिए, क्योंकि 1 रुपए का वैल्यू आपके लिए 5 यूटिल है। तो जब आप 10 रुपए किसी को पे करोगे तो उसके बदले में कम से कम 50 यूटिल का रिटर्न मिलना चाहिए, अदरवाइज हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है सर कि 1 रुपए का वैल्यू कितना होगा? ये तुम खुद डिसाइड करते। तुम्हारे लिए वैल्यू अलग है, अंबानी के लिए वैल्यू अलग है, मेरे लिए वैल्यू कुछ और है, बाकियों के लिए वैल्यू कुछ और है। हर इंसान के पास इसका वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, आ जाओ। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 अजम्पशंस। तीसरा अजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। मैं जब आइसक्रीम का बात किया कि मैं ₹10 पे करके एक आइसक्रीम खरीदा, अब इसका मतलब क्या है? तुम्हें क्या समझ में आया? मैं एक आइसक्रीम खाया, इसका मतलब क्या है? कितना बड़ा आइसक्रीम था? अगर मैं बोलूं मेरा जो आइसक्रीम था वो फैमिली पैक था, मैं मान लो तुम्हें प्राइस नहीं बताता हूं, मैं तुम्हें बताया कि फर्स्ट आइसक्रीम खाया मुझे यूटिलिटी मिला, दूसरा खाया मेरा यूटिलिटी कम होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब मैं पहला आइसक्रीम का एक रीजनेबल क्वांटिटी खाऊंगा। जैसे हम आइसक्रीम खा रहा हूं, इसका मतलब समझते हैं कि 1 कप ऑफ आइसक्रीम, पानी पी रहे हैं तो 1 ग्लास ऑफ वाटर। हम अगर कुछ और समोसा खा रहे हैं तो एक समोसा पूरा, आधा समोसा या एक टुकड़ा समोसा को हम समोसा नहीं बोलते हैं। मिठाई खा रहे हैं तो एक मिठाई का पीस पूरा। ठीक है, तो रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब होता है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो रीजनेबली यूज करते हैं उसको हम रीजनेबल क्वांटिटी बोलते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं एक आइसक्रीम खाओगे, दूसरा में तुम्हारा यूटिलिटी कम होगा, और तुम बोल रहे हो सर मेरा जो आइसक्रीम है वो फैमिली पैक है, 10 kg का डब्बा है, 10 kg का डब्बा है, तो ये तो तुम पहला ही कंज्यूम नहीं कर पाओगे। पहला में ही तुम्हारा सेटिस्फैक्शन जीरो होकर, नेगेटिव होकर तुम हॉस्पिटलाइज हो चुके होगे, तुम दूसरा यूनिट तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम अजम्पशन लेते हैं कि हम एक रीजनेबल क्वांटिटी करेंगे। अगर मैं बोलूं तुम्हें बहुत तेजी से प्यास लग रहा है और हमें 1 स्पून पानी पिलाऊंगा, तो क्या सेकेंड स्पून में तुम्हारा यूटिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जब वाटर के बारे में समझते हैं, ग्लास पानी पी रहे हैं, इसका मतलब हम 1 ग्लास ऑफ वाटर के बारे में समझते हैं, ना कि वो एक 50 लीटर का बॉटल, ना वो 1 स्पून में 2 ml पानी। बात समझ रहे हो? एक रीजनेबल क्वांटिटी हमें लेना है। एक बुद्धिमान इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो अपने डे टू डे लाइफ में जिस क्वांटिटी को यूज करता है, हमें वो लेकर चलना है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। इट इज अज्यूम्ड दैट a reasonable quantity of the commodity is consumed. For example, we should compare marginal utility of glass full of water and not spoonful of water. अगर हम पानी पी रहे हैं तो हम एक ग्लास का यूटिलिटी मेजर करेंगे, ना कि एक चम्मच में थोड़ा सा पानी का। क्लियर है बात? चलो, 3 अजम्पशन के बाद चौथा अजम्पशन, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, क्योंकि मैं जब तुमको बोला मैं फर्स्ट आइसक्रीम खाया मुझे 100 यूटिल मिला, दूसरा खाया तो 90 मिला, तीसरा खाया तो मुझे मान लो कितना मिला था, 40 मिला था ना, हाँ,
और चौथा खाया तो मुझे 10 मिला। इसका मतलब क्या है? मैं पहला आइसक्रीम अभी खाया, उसके तुरंत बाद दूसरा खाया, उसके तुरंत बाद तीसरा खाया। अगर मैं बोलूं ये मैं मंडे को खाया था, ये मैं ट्यूसडे को खाया, ये वेंसडे को खाया, तो क्या यूटिलिटी कम होगा? नहीं होगा। यूटिलिटी हो सकता है इंक्रीज हो जाए। वेंसडे को आइसक्रीम खाकर मुझे ज्यादा मजा आए, संडे को आइसक्रीम खाकर मुझे और मजा आए, क्योंकि यूटिलिटी के बीच में, अगर कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप हो गया, तो वो टाइम गैप के कारण जो हमारा यूटिलिटी डिक्रीज होना चाहिए वो शायद डिक्रीज ना हो। इस वजह से हम मानकर चलते हैं कि जब भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, उस केस में हम कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे। मतलब पहला यूनिट आइसक्रीम कंज्यूम किए, उसके तुरंत बाद दूसरा यूनिट खाना है, दूसरा खत्म हुआ उसके तुरंत बाद तीसरा खाना है, तीसरा खत्म हुआ चौथा खाना है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कंजम्पशन। टाइम गैप नहीं होना चाहिए दो यूनिट के कंजम्पशन के बीच में। इट इज अज्यूम्ड दैट consumption is a continuous process. For example, if one ice cream is consumed in morning and another in evening, then the second ice cream may provide equal or higher satisfaction as compared to the first one. Clear है बात? Point number 5, नो चेंज इन क्वालिटी। ये तो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी समझ रहा है कि अगर तुम आइसक्रीम खा रहे हो, पहला आइसक्रीम वेनिला है, सेकंड चॉकलेट है, तीसरा तुम्हारा उसके साथ तुम आइसक्रीम के साथ कुछ मिक्स करके खा रहे हो, तो हो सकता है कि सेकंड वाला आइसक्रीम तुम्हें ज्यादा मजा दे, तीसरा वाला और ज्यादा मजा दे। लेकिन अगर तुम वेनिला ही खा रहे हो तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो हम जब भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, उस केस में हम मानकर चलेंगे कि आइसक्रीम का जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम वेनिला खा रहे हैं तो वेनिला ही खाएंगे, हम चॉकलेट में शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग से चॉकलेट खा रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से चॉकलेट खाएंगे। जो शेप, साइज, कलर, टेस्ट का आइसक्रीम हम पहला खाए हैं, वही आइसक्रीम हम सेकेंड यूनिट में भी कंज्यूम करेंगे, वही आइसक्रीम हम तीसरे यूनिट में भी कंज्यूम करेंगे। क्वालिटी ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। अ सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम with nuts and topping may give a higher satisfaction than the first one without nuts and toppings. ठीक है, पॉइंट नंबर 6, ये हमारा यूनिवर्सल अजम्पशन है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है वो कंज्यूमर जिसका दिमागी हालत ठीक है, जो सोच समझकर डिसीजन लेता है, जो अपने फायदे के लिए डिसीजन लेता है, उसको हम बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स के टर्म पर अपने दोस्त को गाली देना है तो तुम उसको बोल सकते हो यू आर अ इरैशनल पर्सन, तुम रैशनल नहीं हो। रैशनल होने का मतलब है कि तुम्हारा दिमागी हालत ठीक है, और इरैशनल का मतलब है कि तुम्हारा दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का गाली है। ठीक है, तो रैशनल कंज्यूमर हम अज्यूम करके चलते हैं हमारा जो कंज्यूमर है उसका दिमागी हालत ठीक है, उसका दिमाग संतुलित है, वो सोच समझ कर डिसीजन लेता है, वो अपने फायदे के लिए डिसीजन लेता है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता, वो सोच समझकर डिसीजन लेता है। ठीक है, द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल हु मेजर्स, कैलकुलेट्स and compares the utility of different commodity and aims to maximize its total satisfaction. Clear है बात? Point number 6. Point number 7, क्या बोलता है पॉइंट नंबर 7 हमें? इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। ठीक है, ये मैं तुम्हें बहुत मजेदार तरीके से समझाना चाहता हूं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, व्हाट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी? दो पर्सन का यूटिलिटी और दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी। पहले शुरू करते हैं दो पर्सन का यूटिलिटी। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 है, इसको मैं दो पार्ट में समझाऊंगा। टू कॉमोडिटी, टी एंड ब्रेड। अगर तुम टी कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हें 10 यूटिल्स मिला, ब्रेड कंज्यूम किए 20 यूटिल्स मिला। अगर साथ में कंज्यूम करोगे तो क्या 30 यूटिल्स मिलेगा या ज्यादा मजा आएगा? चाय और ब्रेड अगर एक साथ कंज्यूम करोगे, एग्जांपल और भी देता हूं, मान लो तुम केक खा रहे हो या मान लो तुम ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड के साथ जैम खा रहे हो तो ज्यादा मजा आएगा, या जैम अलग खा रहे हो ब्रेड अलग खा रहे हो तो मजा आएगा? रोटी सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो उसका यूटिलिटी, सब्जी खा रहे हो उसका यूटिलिटी, और दोनों एक साथ खा रहे हो तो यूटिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो जब हम किसी दो कॉमोडिटी को, वैसे तो होना चाहिए 30, 10 + 20, लेकिन होगा 30 से ज्यादा, क्योंकि जब हम किसी दो कॉमोडिटी को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो हमारा मजा तेजी से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, खाली अगर मैं चाय पीता तो मुझे 10 यूटिल्स मिलता, खाली ब्रेड खाता तो 20 यूटिल्स मिलता, लेकिन दोनों अगर एक साथ खा रहा हूं
तो मुझे 30 से ज्यादा यूटिल्स मिलेगा, क्योंकि दो कमोडिटी को एक साथ कंज्यूम करने से इंडिपेंडेंट यूटिलिटी नहीं होता, वो डिपेंडेंट यूटिलिटी हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है डिक्रीज होने की जगह। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसको बोलते हैं टू कमोडिटी का यूटिलिटी। सेकेंड पार्ट है इसका टू पर्सन का यूटिलिटी। ये तुम हो, इसमें से लड़का लोग समझेंगे कि वो ये है, और लड़की लोग समझेंगे वो ये है। ठीक है, अब ये मान लो हमारे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ये है भुतलू और ये है उनकी वाइफ। मान लेते एग्जाम्पल में भुतलू या बुटकुन ले लेते हैं, हमारा अभी ट्रेंड में चल रहा है बुटकुन। एग्जाम्पल में लेते हैं बुटकुन और उसकी वाइफ। इमेजिन करना अपना सिचुएशन, वाइफ ऑफ बुटकुन। क्या होता है, ये सालों से शादीशुदा हैं, और आजकल क्या हो गया है कि कोई चीज अगर इसे पसंद नहीं आता तो इसे भी पसंद नहीं आता, जो तुम्हारे केस में होता है। ठीक है, तुम्हें अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो सामने वाला भी पसंद नहीं है। तुम बोलते हो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो सामने वाला बोलता है अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ये वैसा वाला हालत है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका यूटिलिटी इसके यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई चीज इसे पसंद आ रहा है तो इसे भी आ रहा है, कोई चीज इसे नहीं आ रहा है तो इसे भी नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं हम टू पर्सन का यूटिलिटी। ये जैसे टू कॉमोडिटी का यूटिलिटी था, ये टू पर्सन का यूटिलिटी है। तो हमारे अजम्पशन में हम मानकर चलते हैं कि दो कॉमोडिटी को हम ना कंबाइन करेंगे, ना दो पर्सन को हम कंबाइन करेंगे। हम एक कॉमोडिटी लेंगे और एक ही पर्सन लेंगे, दूसरा ना कॉमोडिटी लेंगे ना पर्सन लेंगे। बात समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। आओ पढ़ते हैं। It is assumed that all the commodities of a commodity, all the commodities consumed by a consumer are independent. It means marginal utility of one commodity has no relation with marginal utility of another commodity. दो कॉमोडिटी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। चाय और ब्रेड दोनों को हम कभी कंबाइन नहीं करेंगे। हम जब भी स्टडी करेंगे हम एक ही यूनिट को लेकर स्टडी करेंगे। फर्दर इट इज ऑल्सो assumed that one person's utility is not affected by utility of any other person. दो पर्सन को भी हम कंबाइन नहीं करेंगे। एक पर्सन का यूटिलिटी किसी दूसरे पर्सन के यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये हम मानकर चलेंगे। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 7 मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है। पॉइंट नंबर 8, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। कभी कभार ऐसा होता है तुम्हें जिस दिन पॉकेट मनी मिलता है उस दिन तुम खुले पैसे उड़ाते हो एकदम। ठीक है, दोस्त को भी घुमा फिरा दे रहे हो, दोस्त को भी चाय पानी के करवा दे रहे हो, तो सब काम कर रहे हो तुम, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा है, उस दिन तुम्हें तुम्हारे पॉकेट मनी मिला है, तुम्हें तुम्हारा सैलरी मिला है। लेकिन जैसे जैसे पॉकेट मनी खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारा सैलरी खत्म होता जाएगा, तुम 1 रुपए उधार देने को भी मना कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा था तब तुम्हारे लिए पैसे का वैल्यू बहुत कम था, लेकिन जब तुम्हारे पास कम पैसा था तुम्हारे लिए पैसे का वैल्यू ज्यादा था। तो अगर ऐसा चेंजेस होगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर फेल हो जाएगा। तो हम मान कर चलते हैं, चाहे तुम्हारे पास कम पैसा है चाहे तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम हमेशा पैसे को सोच समझकर ही यूटिलाइज करोगे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली रियल लाइफ में जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो हम नॉर्मली उस केस में उस टाइम पर केयरलेस हो जाते हैं और हम अननेसेसरी खर्च कर देते हैं। और जब हमारे पास कम पैसा होता है हम एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं और हम जहां पैसा खर्च करना चाहिए वहां भी खर्च नहीं करते। तो लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, चाहे तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो चाहे तुम्हारे पास कम पैसा है, तुम हमेशा सोच समझकर ही डिसीजंस लोगे। ठीक है, अ कंज्यूमर स्पेंड्स मनी ऑन द कमोडिटी, ही इज लेफ्ट विथ लेसर मनी टू स्पेंड ऑन अदर कमोडिटी। In this process, the remaining money become dearer to the consumer and it increases marginal utility of money for the consumer. ठीक है, अब दो आसान सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10। बहुत ही इजी सा पॉइंट है, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, देखो, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, हम मानकर चलेंगे कंज्यूमर का इनकम भी फिक्स है और कमोडिटी का प्राइस भी फिक्स है। अगर आइसक्रीम खाते खाते मुझे मैसेज आया कि तेरा लॉटरी लग गया है,
तो हो सकता है मुझे मन ना हो फिर भी मैं आइसक्रीम खा जाऊं, ठीक है। तो मेरा इनकम फिक्स रहेगा, इनकम चेंज नहीं होना चाहिए और ना प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, पहला आइसक्रीम 10 रुपए, दूसरा आइसक्रीम 5 रुपए, तो हो सकता है सेकंड आइसक्रीम मुझे खाने का मन नहीं था, फिर भी मैं कंज्यूम कर लूं क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम मानकर चलते हैं कि इनकम भी फिक्स रहेगा और प्राइसेस भी कॉमोडिटी का फिक्स रहेगा। इट इज अज्यूम दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द गुड्स विच द कंज्यूमर विशेस टू परचेज रिमेन्स कांस्टेंट। और आखिरी पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज। हम मानकर चलते हैं हमारा जो कंज्यूमर है उसको मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है, उसको सब कुछ पता है, कौन से दुकान में किस प्राइस पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन दुकान वाला बेवकूफ बना रहा है, कौन ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है। हम मानकर चलते हैं कि हमारे कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है, वो बेवकूफ नहीं बनेगा, वो सोच समझकर डिसीजन लेगा, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर नोज द डिफरेंट गुड्स which his income can be spent and the utility that he is likely to get out of such consumption. It means that the consumer has perfect knowledge of the various choices available to him. Clear है? बात क्लियर है? 10 तो assumption पढ़े, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम शुरू किए, इसके आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।